एक बार फिर स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी को इसी वीडियो में रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है जितनी भी थ्योरीज हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की उनको देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। इसको किसने दिया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि सारा यूनिवर्स एक डॉट से स्टार्ट हुआ और एक्सपैंड होते होते ये डेली एक्सपैंड होते जा रहा है और इसकी कोई फाइनल स्थिति नहीं है। जैसे बैलून है, जब आपको हवा भरते हैं फुलाते हो तो एक्सपैंड होता रहता है। दूसरी थ्योरी थी स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये किसने दिया था? थॉमस गोल्ड एंड हरमन बॉन्डी ने। इसमें क्या ये कहते हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड वगैरह नहीं हो रहा, उसकी स्टेट स्थिर है, नहीं स्टेडी है। तीसरी थ्योरी थी पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। ठीक है, ये दिया था डॉक्टर एलन सैंड ने। और ये थ्योरी कहता है कि ब्रह्मांड यूनिवर्स एक बार एक्सपैंड होता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, पल्स की तरह, इसलिए इसको पल्सेटिंग थ्योरी कहते हैं। और लास्ट है इन्फ्लेशनरी थ्योरी। ये क्या कहता है कि पूरा पृथ्वी या पूरा यूनिवर्स एक ही बार में एक्सपैंड हुआ है, तुरंत एक्सपेंशन हुआ है। ये चारों थ्योरीज आगे आते हैं। ये देखते हैं इनर प्लैनेट वर्सेस आउटर प्लैनेट। तो दोस्तों पहले जो चार प्लैनेट है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको इनर प्लैनेट बोलते हैं और बाकी ये चार है उनको आउटर प्लैनेट बोलते हैं। अंतर क्या है? इनर वाले सन के पास है, आउटर वाले सन से दूर है। इनर वाले हैं ये डेंस मेटेलिक मिनरल्स के बने होते हैं और बाकी चार हैं वो हॉट गैसेस यानी हाइड्रोजन हीलियम मेनली इन्हीं से बने होते हैं। जितने भी पास वाले पहले चार हैं इनर प्लैनेट्स हैं, ये जल्दी मूव करते हैं। ठीक है, इनका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कम होता है और जितने दूर जाएंगे उतना पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ज्यादा होगा। ठीक, पहले वाले जो चार इनर प्लैनेट्स हैं उनका क्रस्ट रॉकी होता है और आगे वाले जो चार हैं वो गैसियस बॉडीज होती हैं। ठीक है, इनर प्लैनेट्स मैग्नीशियम और आयरन में रिच हैं और बाकी चारों प्लैनेट्स गैसेस के बने हुए हैं। ठीक है, और ये भी देख लीजिए। आगे आते हैं प्लैनेट्स के बारे में कुछ फैक्ट एंड फिगर्स। मरकुरी का 88 डेज में एक रिवोल्यूशन पूरा होता है और कोई मून नहीं है। ठीक, वीनस का है 224 डेज, इनके पास भी कोई मून नहीं है। अर्थ का है 365 दिन, एक मून है अर्थ का। मार्स का है 687 डेज, दो मून है। ठीक है, फिर आते हैं जुपिटर, इसका है 4331 डेज। ठीक है, और 95 मून है जुपिटर के। सैटर्न का है 1000 10747 डेज। ठीक है, 274 मून है। यूरेनस 30589 डेज और 28 मून्स हैं। और आखिरी में आता है नेपच्यून, 59800 दिन लगता है इसको रिवॉल्व होने में और 16 मून है। ठीक है, सबसे ज्यादा मून सैटर्न के पास है। अगले पे आइए, कुछ मेजर वेल नोन कॉन्स्टलेशन देखते हैं। उर्सा मेजर, ठीक है, जिसको ग्रेट बियर भी कहते हैं, हिंदी में इसको सप्तऋषि कहते हैं। ठीक है, तारामंडल। अगला है उर्सा माइनर, ठीक है, जिसको इंग्लिश में लिटिल बियर भी कहते हैं। ये जो हमारा ध्रुव मस तारामंडल है वही है। ओरायन, ठीक है, ये हंटर, ये हमारे हिंदी में इसको मृग तारामंडल बोलते हैं। फिर एक है ड्रैगन, ठीक, और स्कॉर्पियो, जिसको वृश्चिक तारामंडल बोलते हैं। तो ये सारे एक बार देख लीजिएगा। अगला आते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ। तो दोस्तों अर्थ पे सबसे ज़्यादा लोहा यानी 35% पाया जाता है। ठीक है, क्रस्ट में। फिर ऑक्सीजन है 30%, सिलिकॉन है 15%, मैग्नीशियम 13%, निकल 2.5%, सल्फर 1.9, कैल्शियम 1.1, एल्यूमिनियम 1.1 और 0.5 में सारे आ। ठीक है, अगले पे आते हैं। कुछ अर्थ से रिलेटेड डाटा देख लीजिए। अर्थ का जो एज है वो 4550 मिलियन ईयर्स यानी 455 करोड़ वर्ष। ठीक है, मास वॉल्यूम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वही, हाँ, ये मीन ऑर्बिटल वेलोसिटी याद रखिए। अर्थ का है 29.78 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब ये इसकी मीन ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। अगले थ्योरी पे आते हैं, डायमीटर ऑफ अर्थ। अब देखिए अर्थ की जो इक्वेटोरियल डायमीटर है, मतलब अगर अर्थ ये है, ठीक है, तो ये जो इक्वेटोरियल डायमीटर है ये 12,756 किलोमीटर है। रेडियस का आधा हो जाएगा। पोलर डायमीटर मतलब यहाँ से लेके ये है 12,713, देखिएगा थोड़ा सा कम है। पोलर रेडियस का आधा हो जाएगा। इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस, ये जो पूरा चक्कर गोल चक्कर लगा देंगे तो सरकमफ्रेंस आएगा 40,000। ऐसे ही पोलर जब आप पूरा चक्कर लगा देंगे तो आ जाएगा 40,009। अगला आ जाइए, अर्थ का हाईएस्ट लैंड पॉइंट है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, हाइट है इसकी 8850 मीटर। लोवेस्ट लैंड पॉइंट क्या है? डेड सी, जिसका है 430 मीटर डेप्थ है। ग्रेटेस्ट ओशियन डेप्थ क्या है? मरियाना ट्रेंच, ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन में है। इसकी गहराई है 11,034 मीटर। अर्थ से सन से अर्थ की सबसे ज्यादा दूरी 152 मिलियन किलोमीटर होता है और सबसे कम है 147। अच्छा, ऐसे क्यों है? मान लीजिए जैसे सन है, ठीक है, अर्थ चक्कर लगा रहा है, ये ऑर्बिट है अर्थ का। ठीक, तो अर्थ जब यहाँ कहीं होगा और यहाँ होगा तो सन से सबसे दूर होगा, और जब यहाँ कहीं हो यहाँ कहीं होगा तो सबसे पास होगा। तो ये 152 होता है, ये 147 होता है। ठीक, आगे आते हैं। अच्छा, ये एक स्पेसिफिक डेट्स को पढ़ते हैं, तो आप डेट कमेंट करके बताइए किस डेट में अर्थ सबसे ज्यादा दूरी पे होता है और किस डेट को सबसे कम दूरी पे। अगले पे आ जाइए, ओशन करेंट्स। ठीक है, तो ओशन करंट हम लोग ना फिगर से देखते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, एक मिनट। यहाँ पे ओशन करंट्स को आप देख सकते हैं। देखिए, आइए पहले पैसिफिक ओशियन के वार्म करंट्स को देखते हैं। जितने भी इक्वेटोरियल है,
जैसे नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल ये दोनों वार्म करंट हो जाएंगी पैसिफिक ओशियन की। ये जो अलास्का करंट है ये वार्म करंट है। नॉर्थ पैसिफिक करंट वार्म करंट है। अब कोल्ड करंट देख लेते हैं पैसिफिक की, कैलिफोर्निया करंट ये कोल्ड है, ठीक है। हम्बोल्ट करंट या पेरू करंट ये भी कोल्ड है। साउथ पैसिफिक करंट, ठीक है, ये भी कोल्ड है। अब आ जाते हैं अटलांटिक में। अटलांटिक में वार्म करंट पहले देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, या नॉर्वियन करंट ये वार्म है। उसके बाद एंटीलस करंट ये शॉर्ट, एक बहुत फेमस करंट नहीं, इसी करंट का हिस्सा है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का। कैरिबियन करंट ये वार्म है, ठीक है। ब्राजीलियन करंट ये भी वार्म करंट है, ठीक है। अब इसके कोल्ड करंट देख लेते हैं। कैनरी, ठीक है, कोल्ड है। लेब्राडोर करंट कोल्ड करंट है। बेंगोला करंट कोल्ड करंट है। और जो ये साउथ अटलांटिक करंट है ये भी कोल्ड है। जितने भी साउथ पैसिफिक, साउथ अटलांटिक, साउथ इंडियन, ये सब कोल्ड ओशन करंट्स हैं। इंडियन ओशन में आ जाते हैं, ठीक है। मोजाम्बिक करंट जो है ये वार्म है। ईस्ट मेडागास्कर करंट ये भी वार्म है। एगलस करंट ये भी वार्म है, ठीक है। कोल्ड करंट देख लेते हैं। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट ये कोल्ड ओशन करंट है, ठीक है। इधर देख लीजिए पैसिफिक में, नॉर्थ पैसिफिक में ओएसयू करंट जो है ये कोल्ड करंट है। वार्म करंट कौन सी है? क्यूरोसियो, ठीक है। तो इस फिगर से आप याद रख सकते हैं कौन सा वार्म है कौन सा कोल्ड है। अब अगले डेटा पे आते हैं। हाँ, ठीक, ये टेबल से भी आप देख सकते हैं और फिगर से भी आप याद रख सकते हैं। ये रिवीजन हो गया। अगले टॉपिक पे आए। इंडियन ओशन करंट हमें, हाँ, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है 78%, ठीक, और ऑक्सीजन है लगभग 21%। 78-21 रूल याद रखिएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा आता है आर्गन 0.93। तो फर्स्ट पे नाइट्रोजन, सेकंड ऑक्सीजन और थर्ड पे है आर्गन। फिर CO2 है फोर्थ नंबर पे, ठीक है, 0.04%। नियॉन भी कुछ कुछ मात्रा में पाया जाता है। हीलियम भी है, ओजोन और हाइड्रोजन, ठीक। अब देखिए कि इग्निशियस रॉक से ही मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, तो उसमें उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों इग्निशियस रॉक, इग्निशियस वर्ड से आप याद रखिए इग्निशन, ठीक है, किसी चीज गर्म, ठीक है, इग्नाइट होना। तो इग्निशियस रॉक जो भी मोल्टन मैग्मा से रॉक बनते हैं, पृथ्वी के नीचे जो रॉक्स हैं वो पिघले हुए हैं, जब वो धरती पे बाहर आते हैं ठंडे होते हैं तो रॉक्स बनते हैं। तो ऐसे रॉक्स को इग्निशियस रॉक कहते हैं, ठीक है। और यही रॉक जब समय के साथ इन पे हीट और प्रेशर पड़ता है तो ये चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक। अब जैसे ग्रेनाइट है, ठीक है, ये चेंज होके बन जाता है ग्नीस, ठीक है। गैब्रो किस में बदल जाता है? सर्पेंटाइन में, ठीक है। बेसाल्ट बनता है सिस्ट में, ठीक है। कोल बन जाता है बिटुमिनस कोल ग्राफाइट में, ठीक है। अगला आते हैं, सेडिमेंट्री टू मेटामॉर्फिक देख लेते हैं। अच्छा, सेडिमेंट्री सेडिमेंट वर्ड से बना है, ठीक है। सेडिमेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कहीं धूल मिट्टी जाके जम जा रही है बहुत दिन तक, तो सेडिमेंटेशन उसको बोलते हैं। तो ऐसे ही रॉक्स है, ये लेयर बाय लेयर बनते हैं, ठीक है। इनमें लेयरिंग होती है। सेडिमेंट्स आके मान लीजिए एक लेयर में ये सेडिमेंट्स आ गए, अगले लेयर में ये सेडिमेंट आ गए, और काफी समय बीतने के बाद जब ये प्रेशर से वो रॉक्स बन जाते हैं तो इसको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। जैसे लाइमस्टोन जिसको चूना पत्थर कहते हैं, समय के साथ वो मार्बल संगमरमर में बदल जाता है, ठीक है। सैंडस्टोन है बलुआ पत्थर, ठीक है, ये क्वार्ट्ज में चेंज हो जाता है। क्ले, क्ले स्लेट में या सिस्ट में कन्वर्ट होता है। कोयला, कोल समय के साथ डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, मेजर वोल्केनोस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। पहला है ओहो डेल साडो, ये अर्जेंटीना और चील बॉर्डर पे है, और एंडेस जो माउंटेन रेंज है वहां पाया जाता है। ये दुनिया का हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो भी है, ठीक है। फिर आता है कोटोपाक्सी, ये कहाँ है? ये भी इक्वेडोर में, ये भी दोनों साउथ अमेरिका में ही है, ठीक है। चिम्बोर चिम्बोराजो, ये भी इक्वेडोर में है, ठीक है। पोपो कैटपेली, ये मेक्सिको में है। माउना लोआ हवाई में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। माउंट कैमरून कैमरून में है। माउंट एरेबस एंटार्क्टिका में है, एंटार्क्टिका का वोल्केनो है। माउंट एटना इटली, ये भी बहुत है, एग्जाम में पूछेगा ये, ठीक है। माउंट एटना कहाँ है? इटली में है, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाजरा जी, हाँ। माउंट वेसुवियस, ये भी इटली में है। स्ट्रोम्बोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रोम्बोली, ये इटली में है। इसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन भी कहते हैं इस वोल्केनो को, ठीक है, क्योंकि मेडिटेरियन ओशियन में ये पड़ता है और काफी एक्टिव है, इसीलिए इसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन भी कहा जाता है स्ट्रोम्बोली को। फिर आ जाइए इंपॉर्टेंट अगला जो माउंट फूजी है, ठीक है, ये जापान में है। अब अगले आते हैं, लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय एक्शन ऑफ रिवर। देखिए, रिवर जब नदी जब बहती है तो इरोशन होता है, पत्थरों जो रॉक्स को इरोड करके जाती है, ठीक है, सेडिमेंट्स अपने साथ ले जाती है। तो जहाँ पे वो इरोजन करती है वहाँ के लैंडफॉर्म्स अलग होते हैं, और जो इरोडेड मटेरियल है कहीं जाके डिपॉजिट होता होगा, ठीक है। तो जहाँ पे डिपॉजिट करती है वहाँ के लैंडफॉर्म्स अलग होते हैं। अब आइए कि करके देखते हैं। इरोजन में पहला है वी शेप वैली, ठीक, मली नदी बह रही है और पहाड़ को ऐसे वी शेप वैली में चीरती हुई निकलती है, तो ये एक लैंडफॉर्म क्रिएट होता है। जॉर्ज क्या होता है? अगर वी शेप को आप ऐसे एक वर्टिकल क्लिफ मान लीजिए और नदी मान लीजिए यहाँ बह रही है, ठीक है, तो इसको जॉर्ज या गहरी घाटी कहते हैं।
पॉट होल्स हो गया, वाटरफॉल हो गया, ये सब इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। अब आ जाते हैं इरोजन और डिपोजिशन जो मिक्सचर से हो रहा है, जैसे मेंडर, ठीक है। आप देखेंगे नदियां जब प्लेन्स में आती हैं तो काफी सा कर्व लेती है, सांप की तरह हो जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं मेंडर। ऑक्सबो लेक क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए नदी मेंडरिंग कर रही है, ठीक है, एक एस शेप में या सांप की तरह बन रही है। अब यहाँ से मान ली नदी बह रही है और ये सेडिमेंट लाते लाते ये रास्ता बंद हो जाए, तो नदी एक नया रास्ता ले ले, तो ये जो एरिया बच जाता है एक ऑक्सबो लेक हो जाता है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक भी इंडिया में है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कहाँ पे है। लेक्स फॉर्म करती है, फैन शेप प्लेन, फ्लड प्लेन, डेल्टा, ये सब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं। तो आइए इसका हम लोग एक बार इमेज में देख लेते हैं कि कैसे ये होता है। ये यहाँ पे होगा, सॉरी, दिखा देता हूँ। हाँ ठीक है, ये देखिए वी सेव वैली कुछ इस तरीके से है। जॉर्ज, ये देखिए खड़ी क्लिफ्स में बीच में नदी बह रही है, वाटरफॉल। ये हो गया मेंढर, क्या है, नदी जब ऐसे ऐसे घुमावदार शेप लेती है, तो मान लीजिए यहाँ से शेप लेके और नदी इस रास्ते से चले जाए तो ये जो एरिया कट जाएगा ये ऑक्सबो लेक हो जाता है, ठीक है। ये डेल्टा हो गया। फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे। ये हो गया, अगला टॉपिक है मेजर पासेस ऑफ इंडिया, ठीक है। दर्रे, काराकोरम दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जोजिला लद्दाख में। पीर पंजल जम्मू कश्मीर में। बनिहाल भी जम्मू कश्मीर में है और बुरजिल भी जम्मू कश्मीर में, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांगला हिमाचल प्रदेश में। बारालाचला हिमाचल प्रदेश में है। ये तीन हिमाचल प्रदेश के हो गए। आइए उत्तराखंड का देख लेते हैं, लिपु लेक, माड़ा, ठीक है। नीति, नीति और माना पास उत्तराखंड में बहुत फेमस है। अब आइए नॉर्थ ईस्ट में, नाथुला, जिलेबला, ये सिक्किम में है, ठीक। बोमडिला ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। दिफू दर्रा यानी पास, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, इंपॉर्टेंट है। ये इनको मैप पे एक बार हम देख लेते हैं, जिससे याद करने में इजी हो। अब ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इंपॉर्टेंट हैं। जम्मू के पहले देख लेते हैं, बुरजिल पास, जोजिला, ठीक है। पीर पंजल पास है, बनिहाल पास है, ठीक है। अब लद्दाख के आप देख लीजिए, कारा तगला, ठीक है, और बाकी चंगला है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाइए, उत्तराखंड के देख लेते हैं। ये माणा पास हो गया, ठीक है। डिपुलेक हो गया, ये नीति पास हो गया, ठीक। नॉर्थ ईस्ट में देखिए ये नाथुला पास यहाँ है, ठीक है। जलेपला, ये दोनों सिक्किम के पार्ट हो गए। बोमडीला ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ये उसके बाद ये तो हमने देख ही लिया। अब फिर से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ज्योग्राफी। हाँ, हाइट्स ऑफ द मेजर माउंटेन पीक्स इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक है K2, ठीक है। हालांकि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, तो अगर ये ऑप्शन में तो आप K2 टिक करेंगे, नहीं है तो कंचनजंगा। इसकी हाइट है 8598, ठीक। फिर बाकी नंगा पर्वत है, गैसर ब्रह्म है, ब्रॉड पीक है, ठीक है, नंदा देवी है, रकापोशी है, इंपॉर्टेंट पहले दोनों है।